नमस्ते। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण दौर पर चर्चा करने वाले हैं, वैदिक सभ्यता। जी हाँ, वो दौर जिसने भारत की संस्कृति और दर्शन की कह सकते हैं बुनियाद रखी। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और रिसर्च पेपर्स हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि इस युग को परत दर परत समझें। जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, बिल्कुल वैसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये सभ्यता बसाई किसने और कब? माना जाता है कि वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया। अब ये आर्य शब्द जो है संस्कृत में इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अच्छा। हाँ, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई नस्ल या रेस वाला शब्द नहीं है, जैसा बाद में समझा गया। ये ज्यादातर एक भाषाई और सांस्कृतिक पहचान थी। ठीक है। और समय कब की बात है ये? देखिए, इसका समय मोटा मोटा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसे हम दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो ये आर्य जिनके बारे में आपने बताया, ये आए कहाँ से थे? क्या इस पर कोई एक राय है? एक राय तो नहीं है। इस पर विद्वानों में काफी बहस है, हमेशा से रही है। अच्छा, जैसे मैक्स मूलर मानते थे कि वे मध्य एशिया से आए थे, शायद बैक्ट्रिया से। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि वो उत्तरी ध्रुव मतलब आर्कटिक से आए। अरे! और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो तिब्बत से आए थे। कुछ लोग जर्मनी, हंगरी, दक्षिणी रूस भी बताते हैं। तो फिर ज्यादातर लोग क्या मानते हैं? ज्यादातर विद्वान मैक्स मूलर के मध्य एशिया वाले सिद्धांत को ही मानते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि ऋग्वेद और ईरान का जो पुराना ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें भाषा और देवताओं के नामों में काफी समानताएं मिलती हैं। अच्छा, दिलचस्प है। हाँ, इससे लगता है कि शायद वो ईरान के रास्ते से भारत आए हों। ठीक है, तो इस पूरे वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? मतलब स्रोत क्या है हमारे पास? जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत तो है वैदिक साहित्य ही। वेद। हाँ, वेद, खासकर ऋग्वेद, जो ऋग्वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत है, और ये दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसके अलावा 3 और वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेदों की टीकाएं हैं, आरण्यक है जिनमें दार्शनिक बातें हैं, और उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। अच्छा, वेदांत। जी, क्योंकि वो वेदों का अंतिम भाग माने जाते हैं और भारतीय दर्शन का आधार है। इन सब से हमें उस जमाने के समाज, धर्म, राजनीति सबका पता चलता है। समझ गया। तो चलिए पहले ऋग्वैदिक काल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व वाला दौर कैसा था तब जीवन? देखिए, ऋग्वैदिक आर्य शुरुआत में जिस इलाके में बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियां। बिल्कुल। इसमें सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियां, शतुद्री यानी आज की सतलज, विपाशा यानी व्यास, परुष्णी यानी रावी, वितस्था यानी झेलम और अस्किनी यानी चिनाब। वाह, इन नदियों के पुराने नाम भी हैं? जी हाँ, स्रोत में ये नाम दिए भी गए हैं, और इन सब में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। उसे नदी तमा कहा गया है। नदी तमा, नदियों में उत्तम। हाँ, और एक और दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद में गंगा का जिक्र सिर्फ 1 बार और यमुना का 3 बार मिलता है। अच्छा, इससे उनकी शुरुआती भूगोल का अंदाजा लगता है। बिल्कुल। हिमालय और उसकी एक चोटी मुजवंत का भी जिक्र है, जहां से शायद सोम मिलता था। ठीक है। और ऋग्वेद, जो इस काल का मुख्य स्रोत है, उसके बारे में कुछ खास बातें? वेद का मतलब ही है ज्ञान, और इन्हें अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय मतलब जिसे किसी पुरुष या इंसान ने ना रचा हो। ईश्वर की वाणी मानते हैं इन्हें। हाँ, संकलन कश्यप महर्षि वेद व्यास को दिया जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त यानी भजन है, और करीब 10,500 मंत्र या ऋचाएं हैं। जो पुरोहित इन मंत्रों को पढ़ते थे उन्हें होत्रु कहते थे। होत्रु? जी। और माना जाता है कि इसके दूसरे से 7वें मंडल सबसे पुराने हैं, पहला और 10वां बाद में जोड़े गए। और वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, वो भी तो ऋग्वेद में है। हाँ बिल्कुल, वो तीसरे मंडल में है। सूर्य देवता सवित्र को समर्पित, और इसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र माने जाते हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है।
हाँ, ये तो महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। इसी तरह 9वां मंडल पूरा का पूरा सोम देवता को समर्पित है और 10वें मंडल का पुरुष सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष सूक्त, उसमें क्या खास है? उसमें पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का एक साथ उल्लेख मिलता है। उसमें एक कल्पना है कि ये चारों वर्ण एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए, जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। अच्छा, तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। उल्लेख तो यही मिलता है पहली बार। पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ऋग्वैदिक काल में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। मतलब जैसा काम वैसा वर्ण। हाँ बिल्कुल, कोई कठोरता नहीं थी उस समय। तो फिर उस समय का समाज था कैसा? अगर वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी तो बाकी चीजें कैसी थीं? समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पुरुष होता था। कुल यानी परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी और उसका मुखिया कुलप कहलाता था। जॉइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार का चलन था। दादा, नानी, पोता, चाचा जैसे रिश्तों के लिए शब्द मिलते हैं। और स्त्रियों की स्थिति, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वो यज्ञों में भी भाग ले सकती थी। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी कई पढ़ी लिखी महिलाओं का जिक्र है जिन्होंने कुछ वैदिक ऋचाओं की रचना भी की। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये सब नहीं था। जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थीं उन्हें अमाजू कहा जाता था। अमाजू? हाँ, और नियोग प्रथा भी थी। मतलब अगर पति से संतान न हो तो देवर के साथ संतान प्राप्ति की अनुमति थी। खान पान में शाकाहारी मांसाहारी दोनों थी। सोमरस का जिक्र है जो शायद कोई खास पेय था, और सुरा यानी एक तरह की शराब का भी। ठीक है। और राजकाज कैसे चलता था? कोई राजा महाराजा थे? राजा तो थे पर महाराजा नहीं, मतलब बड़े साम्राज्य नहीं थे। ढांचा कबीलाई था। कबीले को जन कहते थे और उसके मुखिया को राजन या गोप कहा जाता था। अच्छा। राजा का पद शायद वंशानुगत था पर उसकी ताकत बहुत सीमित थी। उसे कबीले की सभाओं की सलाह माननी पड़ती थी। सभाएं? कौन सी सभाएं? 3 मुख्य संस्थाएं थीं, सभा, समिति और विदत। विदत शायद सबसे पुरानी थी, जो सैनिक और धार्मिक काम देखती होगी। सभा शायद कुछ खास लोगों बुजुर्गों की बैठक होती थी और समिति आम लोगों की सभा थी। समिति राजा को चुनने में भी भूमिका निभाती थी। और क्या महिलाएं इनमें भाग ले सकती थीं? हाँ, ये खास बात है। स्त्रियां सभा और विदत में भाग ले सकती थी, समिति में शायद नहीं। तो राजनीतिक शक्ति बटी हुई थी। अच्छा, और लोगों का पेट कैसे भरता था? अर्थव्यवस्था कैसे थी? ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन। कृषि दूसरे नंबर पर थी। पशुपालन मतलब गाय भैंस? हाँ, खासकर गाय। गाय बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इतनी कि उसे अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब जिसे मारा ना जाए। सारी संपत्ति गायों में ही गिनी जाती थी और गायों के लिए लड़ाइयाँ भी होती थीं, जिन्हें गविष्ठी कहते थे, यानी गायों की खोज। गविष्ठी? जी। घोड़ा भी बहुत काम का पशु था, रथ चलाने के लिए। कुछ व्यापारी थे पणी, जो गाय चुराने के लिए बदनाम थे। अच्छा, और खेती? खेती होती थी, जो यव का जिक्र है, पर उतनी जरूरी नहीं थी जितनी पशुपालन। हाँ। व्यापार ज्यादातर वस्तु विनिमय से होता था, मतलब चीज के बदले चीज। हाँ। निष्क नाम के सोने के गहने का जिक्र है, जो शायद कभी कभी सिक्के जैसा काम करता हो। सूदखोरी का भी जिक्र है। ठीक है। और धर्म, पूजा पाठ कैसे करते थे ये लोग? किन देवी देवताओं को मानते थे? ये लोग मुख्यतः प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। बहुदेववादी थे, मतलब कई देवताओं को मानते थे। सबसे मुख्य कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। उन्हें युद्ध का, बारिश का, तूफान का देवता माना जाता था। पुरंदर भी कहते थे, यानी किले तोड़ने वाला। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा करीब 250 सूक्त इंद्र के लिए हैं। अच्छा, 250? हाँ। दूसरे नंबर पर थे अग्नि, करीब 200 सूक्त। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच का मीडिएटर, मध्यस्थ माना जाता था, क्योंकि यज्ञ की आहुति अग्नि से ही ऊपर जाती थी। बिल्कुल सही। तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे वरुण। उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है, यानी नैतिक नियमों का रक्षक। इनके अलावा सोम, वनस्पति देवता, उषा, सुबह की देवी अदिति, मरुत, आंधे के देवता, पुषण, पशुओं के देवता जैसे कई और देवता थे। मूर्ति पूजा होती थी? नहीं, मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता।
पूजा का तरीका था मंत्र पढ़ना यानी स्तुति करना और यज्ञ करना। तो ये थी ऋग्वेदिक काल की एक झलक। अब आगे बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आपने कहा था कि यहाँ बड़े बदलाव हुए, तो यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़े और दूर तक असर डालने वाले बदलाव हुए। जैसे? पहला तो आर्यों का जियोग्राफिकल विस्तार। वो अब सप्त सैंधव इलाके से पूरब की ओर बढ़े और गंगा यमुना के मैदान और उससे भी आगे पूर्वी भारत तक फैल गए। और इस फैलाव में किसी चीज ने मदद की? हाँ, सबसे बड़ी मदद की लोहे ने। इस काल में लोहे का ज्ञान हुआ और उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा। लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहते थे। लोहे का इस्तेमाल? जी, लोहे के हल बने, कुल्हाड़ियाँ बनी, इनसे जंगल साफ करना, गहरी जुताई करना आसान हो गया। इससे कृषि का महत्व एकदम से बढ़ गया। तो पशुपालन से कृषि की तरफ शिफ्ट? हाँ बिल्कुल। लोग स्थायी रूप से गांव बसाकर रहने लगे, इसीलिए इसे भारत में लौह युग की शुरुआत भी मानते हैं। इस काल की जानकारी हमें बाकी 3 वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों से मिलती है। समझ गया। तो लोहे ने जिंदगी बदल दी। समाज पर क्या असर पड़ा इसका? समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित और लचीली थी, वो अब जन्म पर आधारित और बहुत कठोर हो गई। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। हाँ बिल्कुल वैसा ही। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एकदम अलग अलग हो गए। उनके काम, उनके अधिकार, समाज में उनका स्थान सब लगभग तय हो गया। यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया, इसलिए ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा हो गया। शूद्रों की हालत खराब हुई। और स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में तो अच्छी थी। यहाँ गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। उन्हें सभा जैसी संस्थाओं में जाने से रोका जाने लगा। उनका उपनयन संस्कार, जो शिक्षा शुरू करने का प्रतीक था, वो भी बंद कर दिया गया। अरे हाँ, कुछ ग्रंथों में तो बेटी के जन्म को दुख का कारण तक बताया गया है। इसी समय गोत्र व्यवस्था भी शुरू हुई। गोत्र मतलब जैसे आज होता है? हाँ, उसी की शुरुआत। पहले शायद गोत्र का मतलब था वो जगह जहाँ पूरे कुल के जानवर रखे जाते थे। बाद में ये एक ही पूर्वज के वंश का निशान बन गया और एक ही गोत्र में शादी करना मना हो गया। अच्छा। और जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनका विचार भी इसी समय आया। चारों का एक साथ जिक्र जाबाल उपनिषद में मिलता है। अच्छा, और राजनीति में क्या बदलाव आए? राजा क्या अब ज्यादा ताकतवर हो गए? हाँ, बहुत ज़्यादा। ऋग्वैदिक काल के जो छोटे छोटे कबीलाए जन थे, वो अब मिलकर बड़े इलाके वाले राज्य बन गए, जिन्हें जनपद कहा गया। जनपद? जी। और राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी अब साफ तौर पर होने लगा। राजा की ताकत और शानो शौकत बहुत बढ़ गई। अब राजा को सिर्फ कबीले का मुखिया नहीं, बल्कि देवता का प्रतिनिधि माना जाने लगा। अच्छा, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। बिल्कुल। जो पुरानी कबीलाई सभाएं थी, सभा और समिति, उनका महत्व कम हो गया। राजा अब अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। यज्ञ? कौन से यज्ञ? जैसे राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के रूप में लिया जाता था। और राजा की मदद के लिए मंत्री वगैरह होते थे? हाँ, अधिकारी होते थे जिन्हें रत्निन कहते थे। करीब 12 रत्निन का जिक्र मिलता है। पुरोहित, सेनापति, कोषाध्यक्ष वगैरह। ठीक है। अर्थव्यवस्था में तो आपने बताया कि कृषि मुख्य हो गई, और क्या बदलाव? हाँ, कृषि मुख्य पेशा बन गई। लोहे के हल और खाद के इस्तेमाल से खेती अच्छी होने लगी। चावल, व्रीहि, जौ, यव, गेहूं, गोधूम, दालें, तिल, कई तरह की फसलें उगाई जाने लगी। अच्छा। इस काल के कुछ खास मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। उन्हें कहते हैं चित्रित धूसर मृद भांड, PGW। PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। हाँ, स्लेटी रंग के बर्तन जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे, ये इस युग की पहचान है। व्यापार भी बढ़ा। चीजों की अदला बदली तो थी ही, पर सोने चांदी के टुकड़े जैसे निष्क, शतमान वगैरह का इस्तेमाल सिक्के की तरह होने लगा। व्यापारियों के अपने संगठन बन गए, जिन्हें श्रेणी कहते थे। और समुद्र या सागर का जिक्र भी मिलता है, यानी समुद्री व्यापार भी शायद होता था। और धर्म, धार्मिक जीवन में भी बदलाव आए होंगे? हाँ बिल्कुल, धर्म में भी बड़े बदलाव दिखे। ऋग्वैदिक काल के जो हीरो देवता थे, इंद्र और अग्नि, उनका महत्व कम हो गया। तो उनकी जगह कौन प्रमुख हो गए? उनकी जगह त्रिदेवों की महत्ता बढ़ गई।
प्रजापति यानी सृष्टि बनाने वाले, विष्णु यानी पालन करने वाले और रुद्र यानी संहार करने वाले, जो बाद में शिव के रूप में जाने गए। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ। हाँ, उसकी नींव यहीं पड़ी। और यज्ञ और कर्म कांड बहुत ज्यादा जटिल, खर्चीले और लंबे हो गए। उनमें पशु बलि भी बहुत बढ़ गई। इन सब कर्म कांडों की वजह से पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों का समाज पर कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन आपने उपनिषदों का भी जिक्र किया था। हाँ, वही तो असली मोड़ है। एक तरफ ये कर्म कांड बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ उपनिषदों में एक बिल्कुल अलग सोच विकसित हो रही थी। उपनिषदों ने इन बाहरी कर्म कांडों पर सवाल उठाए और ज्ञान पर जोर दिया। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, दुनिया कैसे बनी, मोक्ष कैसे मिलेगा, इन सवालों पर विचार किया गया। अच्छा, तो कर्म कांड के साथ साथ दर्शन भी मजबूत हो रहा था। बिल्कुल, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का विचार, ये सब भी मजबूत हुए। और यही उपनिषदों का चिंतन था जिसने आगे चलकर जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों के लिए जमीन तैयार की। ये तो वाकई एक बड़े बदलाव का दौर था। अच्छा, आपने बाकी 3 वेदों का जिक्र किया था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इनके बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? हाँ, संक्षेप में बताती हूँ। यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञ करने के नियम और मंत्र हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसके पुरोहित अध्वर्यु कहलाते थे। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक मानते हैं। इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद वाले ही हैं, पर उन्हें गाने लायक बनाया गया है। इसके गायक उद्गाता कहलाते थे। संगीत का वेद? हाँ, और अथर्ववेद सबसे बाद का माना जाता है। इसमें आपको जादू टोना, बीमारी दूर करने के मंत्र, दवाइयों की बातें, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें और कुछ ऊंचे दर्जे के दार्शनिक विचार भी मिलेंगे। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। और इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। हाँ, अथर्ववेद से जुड़े मुंडकोपनिषद से हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। अच्छा, और ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद? ब्राह्मण ग्रंथ एक तरह से वेदों की गद्य कमेंट्रीज हैं। यज्ञ और कर्मकांड कैसे करने हैं उनकी व्याख्या इनमें मिलती है। हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण बहुत मशहूर है। आरण्यक मतलब जंगल में लिखे गए ग्रंथ। इनमें फिलॉसफिकल और रहस्यवादी बातें हैं। ये कर्मकांड और ज्ञान के बीच पुल का काम करते हैं। और उपनिषद तो वैदिक साहित्य का सबसे आखिरी और सबसे दार्शनिक हिस्सा है, इसीलिए वेदांत कहते हैं। इनमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि के रहस्य जैसे गहरे सवालों पर सीधी बात की गई है। 108 उपनिषद माने जाते हैं। ये इंडियन फिलॉसफी की जड़ है। ये साहित्य तो वाकई बहुत विशाल है। अच्छा, अगर हम वैदिक सभ्यता की तुलना इससे ठीक पहले वाली सिंधु घाटी सभ्यता से करें तो क्या मुख्य अंतर नजर आते हैं? ओहो, बहुत बड़े अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी नगरीय सभ्यता थी। उनका मुख्य आधार व्यापार था। उनकी अपनी लिपि थी जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। वो मातृ देवी और पशुपति जैसे देवताओं की पूजा करते थे। उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। और वैदिक सभ्यता शुरुआत में ग्रामीण और पशुपालक थी, बाद में कृषि प्रधान बनी। समाज पितृसत्तात्मक था। भाषा संस्कृत थी जिसे हम पढ़ सकते हैं। धर्म में यज्ञ और प्रकृति पूजा मुख्य थी। बाद में दर्शन का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे का इस्तेमाल एक बड़ी पहचान बना। घोड़ा वैदिक लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, सिंधु सभ्यता में उतना नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग तस्वीर है। चलिए अब थोड़ा परीक्षा के नजरिए से सोचते हैं। इस पूरे डिस्कशन से कौन सी बातें हैं जो अक्सर पूछी जा सकती हैं या याद रखनी चाहिए? हाँ, कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, जैसे जादू टोना, औषधि वगैरह किस वेद में है? तो जवाब है अथर्ववेद। ठीक है। गायत्री मंत्र किस वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। किसको समर्पित है? सवित्र देवता को। अपौरुषेय का क्या मतलब है? मतलब जो इंसान ने न रचा हो, वेद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सही। ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेशा पशुपालन, उत्तर वैदिक का कृषि। पुरुष सूक्त में बताए गए 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अघन्या किसके लिए कहा गया है? गाय के लिए। अच्छा। उत्तर वैदिक काल की खास पहचान वाले मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर मृदभांड PGW और धातु लोहा। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या हुआ? गिरावट आई।
ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, उत्तर वैदिक काल के प्रजापति, विष्णु, रुद्र। गोत्र व्यवस्था कब शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल में। बहुत अच्छे, ये तो काफी उपयोगी रहेगा। तो आज हमने वैदिक सभ्यता की काफी लंबी और गहरी यात्रा की। हमने उसकी टाइमलाइन देखी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म को समझा। हमने ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक के विशाल साहित्य पर भी बात की और देखा कि कैसे इस लंबे दौर में धीरे धीरे कितने बड़े बदलाव आए। एक तरह से हमने उन जड़ों को छुआ जिनसे हमारी आज की संस्कृति, धर्म और सोच निकली है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये काल सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। यहाँ जो विचार पैदा हुए, जो संस्थाएं बनी, जो ग्रंथ लिखे गए, उनका असर आज भी हमारे जीवन भर है, किसी न किसी रूप में। यज्ञों की परंपरा से लेकर उपनिषदों के दर्शन तक, वर्ण व्यवस्था की जड़ों से लेकर आश्रम व्यवस्था के आदर्श तक, इस काल की देन बहुत गहरी और जिंदा है। और इसी गहरी विरासत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में एक तरफ तो यज्ञ और कर्मकांड आसमान छू रहे थे, पुरोहितों का दबदबा बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ उन्हीं के बीच से उपनिषद निकल रहे थे जो इन्हीं कर्मकांडों पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि असली चीज तो ज्ञान है, आत्मा को जानना है, ब्रह्म को समझना है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? वो क्या कारण थे कि एक ही समाज में, एक ही समय में ये दो बिल्कुल विपरीत लगने वाली धाराएं, एक बाहरी कर्मकांड की और दूसरी भीतरी ज्ञान की, एक साथ इतनी मजबूत हो गई? ये सोचने वाली बात है ना कि वो समाज कैसे इन दोनों के बीच एक रास्ता तलाश रहा था।